ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कौन कायर है, गद्दार है, मक्कार है और कौन झूठ बोलता है, देश को गुमराह करता है। कौन अय्यास है और कौन इस देश को गर्त में ढकेल रहा है। जी, आज इस पे बात करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो प्रधानमंत्री उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करता है, धन्यवाद का भाषण देता है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हैं और अपने विचार रखते हैं। लेकिन भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, न नेता प्रतिपक्ष का बयान हो पाया और न प्रधानमंत्री भाषण देने की हिम्मत कर पाया। जी, भाग गया नरेंद्र मोदी जी, भगोड़ा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का और उनके मात्र संगठन का यही इतिहास है, भाग खड़े होना, माफी मांग लेना और कायरता मक्कारी दिखाना। जी, यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके एक एक सबूत दूंगा आपको और बताऊंगा क्या इनका काला इतिहास है। उस काले इतिहास पे चर्चा इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि संसद में बड़े सारे गेम प्लान किए जाने लगे, बदनाम करने के लिए भारत के महान पुरोधाओं को और भारत की उस महान पार्टी कांग्रेस को जिसने देश को आजादी दिलाई और देश को बनाया। जी, इसलिए बात करूंगा। मैं शुरुआत करूं उसके पहले बताता हूं कि जब राहुल गांधी ने भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष की उस किताब का जिक्र करने का कहा तो उनके नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने कहा वह किताब छपी ही नहीं। यही बात अमित शाह ने भी दोहराई और जो उनका एजेंट है ओम बिरला, उसने कहा कि यहां किताब, कोई भी मैगजीन, कोई भी मेल दिखाने की वो नहीं है, अनुमति नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि वह किताब दिखा दे तो जान जाए। जब राहुल गांधी वह किताब लेके पहुंच गए तो हालत बिगड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़ा हुआ सदन से, वो सदन में आने की हिम्मत नहीं कर सका जबकि उसे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था और वो संवैधानिक प्रक्रिया थी। वह भाग गया। सदन में 293 सांसद हैं बीजेपी एनडीए के। सदन में तमाम मंत्री हैं, तमाम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर टाइप के, डिप्टी स्पीकर की तो पोस्ट पे इन्होंने रखा नहीं है, जो चेयर करते हैं वो इन्हीं के हैं ज्यादातर। और इसके बाद में इन्होंने पूरी व्यवस्था को कब्जा कर लिया। इतने के बावजूद वो डर गया। आप याद करिए 2004 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस के पास में सिर्फ 145 सांसद थे, सहयोगी दलों के मिलाकर के 272 होते थे और तब इन्होंने बहुत बवाल किया था सच बोलने पर। तो उन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 में नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनके भाषण को नहीं देने दिया था, लेकिन वो सदन से नहीं भागे थे। वो बार बार इसकी कोशिश करते रहे, आखिरी दम तक करते रहे कि हम भाषण दें। लेकिन नरेंद्र मोदी 293 होने के बाद और 240 खुद के होने के बाद भी भाग खड़ा हुआ। तो अब आप सोचिए, डबल होने पर भी जो भाग खड़े होते हो तो उनकी क्या स्थिति होगी।
तो यह इनका सच्चाई में डर है, मक्कारी है। अब ये इनका डर और मक्कारी क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि सारे कुकर्म, सारे पाप और सारी देश से गद्दारी इन्होंने की है। जिस तरह अमेरिका के साथ डर करके एप्स्टीन फाइल हो या और दूसरे सब हो, उनके डर के कारण ट्रंप से टैरिफ डील उसी की शर्तों पर कर ली कि जो हुजूर आप कहे हम वो मानते हैं। गुलाम बना दिया भारत को। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे थे वो तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष की थी। उसमें वह सत्यता थी कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के कॉन्फ्लिक्ट के समय में, चीन के जब टैंकर और टैंक भारत में घुसे आ रहे थे, तब उस समय कैसे कायरता दिखा रहे थे। करीब 2.5 घंटे तक उन्होंने कोई जवाब ही देना मुनासिब नहीं समझा था, जबकि 500 मीटर दूरी पे रह गए थे टैंक्स। और ऐसी स्थिति में जब यह पाप किया हो तो क्या हो। तो राहुल गांधी उसी किताब का, उस मैगजीन में जो अंश छपे थे, सिर्फ उतने का जिक्र कर रहे थे। कहा ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके बाद भी नहीं बोलने दिया गया। तब राहुल गांधी वह किताब लेके आ गए कि आज सदन में नरेंद्र मोदी को यह किताब भेंट करूंगा। घबरा गए, डर गए, सदन में नहीं आए। उसके बाद में उन्हें जब आना था गुरुवार को, तो भी नहीं आए। और अंत में मजबूरन सरकार जो कहती है 56 इंची ताकतवर विश्व गुरु, वो सरकार डर के कारण बगैर अभिभाषण के ही, बगैर नरेंद्र मोदी के भाषण और नेता प्रतिपक्ष के भाषण के ही खत्म कर दिया गया। जी हां, धन्यवाद, प्रस्ताव पास कर लिया। क्योंकि संख्या बल तो है, लेकिन संख्या से ताकत नहीं आती, जिगरा एक अकेले से आ जाता है। तो राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने दिखा दिया कि वो नरेंद्र मोदी को कैसे कांपने पर मजबूर कर सकते हैं, भागने पर मजबूर कर सकते हैं। जी हां, तो भागने पे मजबूर कर दिया। अब आता हूं, एक फर्जी डिग्रीधारी दुबे है, वो 6 किताबें लेके पहुंच गया था और जिक्र कर रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, श्रीमती इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे और सब पे। जब वो इतना जिक्र करता है तो निश्चित रूप से वो किन किताबों का जिक्र कर रहा था और क्या कर रहा था, जो उसके लेखक थे उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी, यह बात करना जरूरी है। क्योंकि किताबें तो सब लिख देते हैं, तो किताब सचमुच किसी स्तर के व्यक्ति ने लिखी है क्या, या जो उसका प्रत्यक्षदर्शी है या जानकार है उसने लिखी है क्या, यह जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो ऐसे फर्जी कहानियां लिखने से क्या होता है। तो उसी पर बात करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस किताब का जिक्र किया वो भारत के सेना अध्यक्ष की किताब थी और वो खुद उस घटना में चश्मदीद थे। जी, तो एक किताब का जिक्र किया जो नेहरू, एडविना एंड नेहरू, इसको लेकर के जो फ्रेंच लेखक कैथरीन क्लेमेंट ने लिखी, ये इन्होंने एक दूसरी भी किताब लिखी, इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। तो ये 2 किताबें इन्होंने लिखी। पहली किताब में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना को लेके लिखा कि उनके प्रेम प्रसंग थे, यहीं से ये सारे ड्रामे शुरू होते हैं, और उनको लेकर के, और ये 1993 में छपी। 93 में जब कांग्रेस कमजोर हो गई थी, आरएसएस और उसके तमाम संगठन ऊंचे थे, और उसके अलावा उसका अंग्रेजी अनुवाद 1996 में छपा। अब आप ये देखिए, 1993 में छपी और फिर उसका ट्रांसलेशन 1996 में हुआ, नेहरू को बदनाम करने के लिए। अब क्या ये सही में वो नेहरू से मिली थी, एडमिना से मिली थी, या किसी से मिली थी? क्या उन्होंने तमाम सारी वो चीजें देखी थी? नहीं, वो 1983 में पहली बार भारत आई थी, वो कभी उसके पहले भारत नहीं आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हो चुका था, एडमिना का 1960 में। और ऐसी स्थिति में जब वो इसका जिक्र करती है तो सवाल आता है कि आखिर ये है क्या।
इसी तरीके से जो उसने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा, तो 1983 में इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में वो आई थी, उसी समय कुछ दिन रही थी और फिर चली गई थी। तो वो इंदिरा गांधी पे कमेंट करती है कब का, जब वो भारत आई ही नहीं थी, उसने कुछ देखा ही नहीं था, उसकी कोई कहानी ही नहीं थी जी। तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह लिखती है कि उनके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से कोई रिलेशन थे, कोई और थे क्या, इस तरह से करके ये झूठे प्रचार किए गए। बहरहाल उसने खुद अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उसकी किताबें कोई भी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं थी, उसने एक सिर्फ उपन्यास लिखा और उसमें ट्विस्ट देने के लिए ये घटनाओं का घटनाक्रम बनाया। जी हां, उसी ने खुद स्वीकार किया। और ये थी कौन? ये फ्रेंच की थी, लेखिका थी, और ये विरोधी विचारों की थी इंदिरा गांधी और नेहरू के, क्योंकि इसके विचार दूसरी विचारधारा के लोगों से जुड़ते। इसीलिए इसको पोषित किया गया कि 1993 में जब मंडल कमंडल का युद्ध चल रहा था, कांग्रेस को खत्म करने का चल रहा था, तब इससे एक किताब लिखवाई गई। तो अब आप इस सच को जान चुके होंगे। इसके बाद में जो वो एडविना और जो है लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू को लेकर के कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एडविना और लॉर्ड माउंटबेटन की जो बेटी थी पामेला हिक्स, उन्होंने अपनी किताब लिखी है अपनी मां और पिता और नेहरू जी को लेके, उसमें पूरा लिखा है। और उस विवरण में उन्होंने लिखा है कि कितने अच्छे रिश्ते थे, पाक साफ रिश्ते थे, कितने सम्मानजनक और प्यार के रिश्ते थे। ये कोई अवैध रिश्तों वाला नहीं था। वो बचपन से लेके उस समय थी और एक एक घटना को देख रही थी। उस समय आज की तरह से नहीं था सारी चीज, चूंकि वो उस समय के गवर्नर जनरल की पत्नी थी, तो स्वाभाविक सी बात है, और वो क्राउन की रिलेटिव थी, यानी ब्रिटिश राजा की परिवार से थी। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर सारी निगरानी रहती थी, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो ये कहानियां गढ़ते हैं। तो पहली बात ये कि इनकी बात यूं ही गलत साबित हो जाती है इसी बात से। अब आता हूं, ये एक दूसरी किताब का जिक्र करते हैं। किताब नहीं, वो कुछ लेटेस्ट का गुप्त कथा तथा कथित दस्तावेज है। ये मित्रोखिन आर्काइव है। ये कौन था? ये खुफिया एजेंसी जो है केजीबी, जो रसिया की थी, उसी में एक काम करता था, एजेंट था। उस एजेंट ने ये बनाया था, उसने अपने हाथ से लिखा था, कोई दस्तावेज नहीं था, उसने अपने हाथ से लिखा था। और उसने कहा था कि मैंने तमाम दस्तावेज देख के लिखे हैं, वासिली मित्रोखिन ने। और ये 1992 में रूस छोड़ के भाग गया था और ब्रिटेन में जाके इसने शरण ली थी। और ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI6, जिस पर आरोप लगता था कि वो भारत को अस्थिर करना चाहती है, भारत की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करना चाहती है, तो उसके साथ उसके कनेक्शन, और इसीलिए उसने उसे सहारा दिया था। तो उसने वो सारे दस्तावेज उसे सौंपे जो खुद के लिखे हुए थे, हस्तलिखित, यानी कोई दस्तावेज नहीं था। और उन्हीं को लेकर के नेहरू को बदनाम किया जाता है। जब नेहरू को बदनाम किया जाता है और ये सारी चीजें होती हैं, इंदिरा नेहरू सबको जब बदनाम करते हैं, तो सामने आ जाता है, और CIA ने खुद कहा है कि ये दस्तावेज 100% फर्जी है। जब CIA ने ही कहा, उसी ने कोई जो नेहरू और इंदिरा दोनों से खिलाफ थे, तो अब आप समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज, और इसके बाद में माई डेज विद नेहरू। ये दो किताबें एमओ मथई ने लिखी हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का PA हुआ करता था, निजी सचिव। उसने लिखी, और ये कब लिखी? एक 1978 में लिखी जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, और फिर एक 1969 में लिखी। इसी ने
दोनों को बदनाम किया इन किताबों के जरिए। ना वो नेहरू के रहते उसने लिखी, ना इंदिरा के ताकत में रहते उसने लिखी, ना लाल बहादुर शास्त्री के समय में लिखी। ये उसने तब लिखी, इतने सालों बाद, जब जनता पार्टी सरकार थी। क्यों लिखी और कैसे लिखी, इस पर बात करता हूं। 1959 में सीपीआई ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये तमाम निजी लाभ ले रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और तमाम तरह के, और ये सीआईए एजेंट का काम कर रहा है। यह आरोप 1959 में एमओ मथाई पर लगे और इन आरोपों की जांच के लिए विष्णु सहाय, जो उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में जांच कमीशन बना। उसने जांच की और जांच में पाया कि यह शख्स भ्रष्टाचार, निजी लाभ और दूसरे तमाम चीजें में शामिल। और जब इस तरह की बातें आई तो ये इससे जबरी इस्तीफा ले लिया गया और इसको भगा दिया गया, यानी लात पड़ गई। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसे लात पड़ी होगी वो कुंठा ही निकालेगा और कुछ तो करेगा नहीं। और वही कुंठा दिखाई दी, जैसे कुंठा आप देख रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू में, तो वैसे ही कुंठा दिखाई इसने। अब उस कुंठा का नतीजा ये है कि इस तरह से बदनाम करता है, ये लिखता है। फिर इसके बाद में आपको, जो कि देखिए कैथरीन ने कह दिया है कल्पना और तथ्यों का मिश्रण है, लेकिन यहां ये है। इसके बाद में आप एक और चीज देखिए, एक किताब है, वो किताब है जो ये फ्रीडम एट मिडनाइट, ये 1975 में लिखी गई है, नाथूराम गोडसे और विनायक सावरकर के बीच में। इसमें बताया गया है कि कैसे समलैंगिक संबंध थे, ये दोनों समलैंगिक थे। ये भारतीय जनता पार्टी के ही, आरएसएस के ही जो है पुरोधा पुरुष हैं, जिनको नरेंद्र मोदी पूछते हैं, जिनकी अटल बिहारी वाजपेयी ने तस्वीर लगाई थी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनके एक राजकुमारी कौल से अवैध संबंधों को लेकर भी लिखा गया है। और इसके अलावा इसी तरीके से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे, अरुण शौरी, उन्होंने भी लिखा है कि सावरकर कितना कुकर्मी था। और खुद सावरकर की किताबों से वो सब प्रूव हो जाता है। और ये सब लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा है। ये वो नहीं है कैथरीन की तरह से कि कभी देखा ही नहीं और लिख दिया, या मथाई की तरह से जो लात मार के निकाला गया। तो अब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ने ही की हत्या अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई, क्योंकि वो अय्याश थे, उन्हें पता चल गया था। ये बलराज मधोक ने लिखा, जो आरएसएस के ही थे और जनसंघ के अध्यक्ष थे, जिसके अटल भी अध्यक्ष रहे। तो अब आप समझ सकते हैं, इन्हीं की किताबों से वह सच सामने आ जाता है। अब आता है कि फिर तो उधर आप देख ही रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू जिस तरह से बताता है। तो राहुल गांधी जब उसे गद्दार दोस्त कहते हैं तो उनको, जैसे भाजपा की आदत है, वो देशद्रोही बताने लगते हैं, देश के दुश्मन। और जब देश के दुश्मन बताते हैं तो आता है और फिर कहते हैं सिख धर्म का अपमान। तो स्वाभाविक सी बात है, खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मुझे सिख पगड़ी पहनने और सिख धर्म का पालन करने के लिए खुद राहुल गांधी ने ही कहा था, नहीं तो उसके पहले मैं इसका पालन नहीं करता था। ये राहुल गांधी की उपस्थिति में एक सभा में कहा था रवनीत सिंह बिट्टू ने, किसी और ने नहीं। और वह शख्स है, तो वह शख्स ये बात कहता है, तो ये सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने मैनू क्या सी जे सियासत चौना पंजाब दी, मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तैनू मन्नूगा। अब आप समझ लीजिए कि पग बांध के आइए और वो करके आइए, राहुल गांधी ने ही बताया। इसके बाद में जो तमाम सारे सच आते हैं, उन्हीं में देखिए नरेंद्र मोदी का नाम जो आया था, वो भी आप देख लिए गुजरात में इस लड़की के साथ। तो इस तरह से तमाम सारे नाम आए हैं चरित्रहीनता के। तो अय्यासी कौन करता है, एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहे हैं तमाम मंत्रियों के, तमाम दूसरे लोगों के, इतने सारे सच आ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए किस किताब का जिक्र, एक भी न सच्ची किताब का जिक्र कर सकते हैं, न तथ्य का कर सकते हैं। तो झूठ बोलेंगे
और ऐसे लोग बोलेंगे जो कोई कारपोरेट की दलाली करता है, कोई मार के भगाया गया, कोई कुछ किया गया, और इस टाइप के कुछ सीआईए एजेंट्स की किताब का जिक्र करेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी किया था सदन में एक सीआईए एजेंट की किताब का जिक्र, नेहरू पर हमला करने के लिए। भाई सीआईए, MI6, ये सब तो केजीबी, ये तो नेहरू और इंदिरा और सबके खिलाफ थे ही। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक ताकतवर और संप्रभु देश बने। नरेंद्र मोदी ने वही तो किया है, भारत को झुका के रख दिया है सबके सामने। तो आप समझ लीजिए कौन सच्चा कौन झूठा। नरेंद्र मोदी की कायरता, मक्कारी और भ्रष्टाचार के आप किस्से सुन ही रहे हैं। राफेल से लेके कौन सा, चाहे गंगा तक को नहीं छोड़ा, जिसने किसी चीज को न छोड़ा हो। तो आप कल्पना कर लीजिए। जी, ये सत्य है। जय